हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के अध्याय 8 के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड एवं गुणनखंडन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत या इस वीडियो में मैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं और बीजीय व्यंजक का जो गुणनखंड है वो कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। दूसरी बड़ी बात, कोरोना काल में पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रहा है, तो जितने भी बच्चे जो 8वीं पढ़ रहे हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिनके घर में या रिश्तेदार में कोई पढ़ रहे होंगे कक्षा 8वीं, तो उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। यह बेसिक वीडियो है। कक्षा 8वीं पढ़ने वाले के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी कारगर सिद्ध होगा। तो सभी से निवेदन, अपने जो भी परिचित के हैं उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो लाभान्वित हो सकें। और आइए देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हमारा देखिए पाठ का नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड एवं गुणनखंडन। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं पहले ये जान लें। तो बीजीय व्यंजक वाला पाठ में आप लोग देखे होंगे, इस तरह एक संख्या होता है, उसके साथ इस तरह इंग्लिश का स्मॉल लेटर होता है ABCD या XYZ, ठीक है, या कहीं कहीं केवल XYZ ही लिखा रहता है। तो इन्हीं को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, कैसे हम किसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक, हम उसके जगह में तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ परिभाषा देखिए, जब गुणांक बोला जाता है, ये जो कोई भी संख्या लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो कोई भी संख्या लिखा हो यहाँ पर तो संख्या को बोलते हैं गुणांक। और ABCD XYZ के रूप में जो इंग्लिश का लेटर्स का उपयोग किया जाता है, स्मॉल लेटर्स का, उसको बोला जाता है चरांक। चरांक का मतलब चर अंक, दो शब्दों से मिलकर बना है चर अंक। चर का मतलब जो चलायमान हो, परिवर्तनशील हो। तो आप लोग देखे होंगे प्रश्न हल करते हैं बीजीय व्यंजक में, तो XY का मान हर जगह हर प्रश्न में बदलते रहता है, परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, इसलिए उसको बोला जाता है चरांक। चर मीन्स चलने वाला, परिवर्तन होने वाला, तो इसीलिए इसको चरांक बोलते हैं। XYZ या ABCD जो भी इंग्लिश के यह स्मॉल लेटर उपयोग करते हैं उसको। तो गुणांक और चरांक के गुणनफल से एक पद बनता है, तो वही पद कहलाता है, क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। यहाँ देखिए ये इस पद में यहाँ पर 5 पद लिखे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए यह एक पद है जिसमें 6 गुणांक है और AB क्या है, चरांक है। तो यहाँ 2 चर राशि लिया गया है, 1 गुणांक लिया गया है। तो यहाँ 3, 1 गुणांक और 2 चरांक मिलकर के एक बीजीय व्यंजक का पद बनाए हैं। ठीक, इसमें देखें 2 एक गुणांक है, ये चरांक है, ये भी Y एक अलग चरांक है। तो तीनों के बीच में क्या है, कुछ चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसी को हम इस रूप में 60 रूप में लिखते हैं। यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है बीच में, इसका मतलब माना जाता है कि इन तीनों में गुणा का संबंध है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो केवल चरांक है और गुणांक नहीं है। तो यहाँ बता दूं, जिसमें भी जिस किसी बीजीय व्यंजक के पद में केवल चरांक दिखाई दे रहे हैं, वहाँ एक गुणांक होता ही है, एक गुणांक के रूप में होता है। मतलब ये इस तरह है, या चूंकि एक जो गुणांक है उसको लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि किसी भी संख्या का आप 1 से गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त होगा। उसी तरह 100y का गुणा हम 1 से करेंगे तो 100y ही प्राप्त होगा। तो एक गुणांक सभी में रहता है, किसी भी संख्या को एक गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए 50, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 50 गुणित 1। 50 और 50 गुणित 1 लिखने पर भी इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आया, क्योंकि ये भी 50 है, 50 से कम 50 ही होता है। इसीलिए एक जो गुणांक होता है उसको लिखा नहीं जाता, इसलिए ये भी क्या है, एक
बीजी व्यंजक है, क्योंकि इसमें गुणांक एक है और ये क्या है, चरांक है। तो गुणांक और चरांकों के गुणनफल से बनने वाले पद को बोला जाता है बीजी व्यंजक। ये हो गया बीजी व्यंजक। अब देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को समझते हैं। तो गुणनखंड को देखिए, गुणनखंड को हम और किन किन नामों से जानते हैं गुणनखंड शब्द को, ये देखें। तो गुणनखंड को भाजक भी कहा जाता है या अपवर्तक भी कहते हैं। भाजक जैसे इस तरह हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे 12 को 2 से भाग दिए, 2 छक्का 12, शेषफल क्या बचा, 0। तो 2 ये भाजक कहलाता है और ये भागफल कहलाता है और ये कहलाता है शेषफल और ये कहलाता है भाज्य। ठीक, तो जिन संख्याओं से किसी संख्या को भाग देते हैं, जिन संख्याओं से किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। तो वही संख्या जिससे भाग देते हैं वो उस संख्या का, भाज्य का क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। अगर शेषफल 0 नहीं आया, मान लीजिए हम इसको 5 से भाग देते हैं, तो क्या होगा, 5 दूनी 10, शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। तो हम 5 को 12 का भाजक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 5 से 12 को भाग देने पर 0 शेषफल नहीं आया। तो किसी भी संख्या को, किसी संख्या का भाजक या गुणनखंड या अपवर्तक तभी कहेंगे जब उस संख्या से भाग देने पर 0 शेषफल बचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाजक, और भाजक को ही गुणनखंड बोला जाता है और गुणनखंड को ही अपवर्तक बोला जाता है। अब ये अपवर्तक शब्द को थोड़ा स्पष्ट कर दें। आप लोग सब पढ़े हो महत्तम, समापवर्तक। तो इसमें महत्तम माने होता है सबसे बड़ा, महत्तम माने सबसे बड़ा, और समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना है सम धन अपवर्तक। तो अपवर्तक मीन्स होता है, अभी बताए हैं, भाजक या गुणनखंड को ही अपवर्तक बोलते हैं। जैसे मान लो 12 है, तो 12 के अपवर्तक लिखना है, तो 12 किस संख्या से भाग पूरी तरह जाएगा और शेषफल 0 बचे। तो जैसे पहला चीज बता दूं, एक ऐसा संख्या है जिससे सभी संख्या पूरी तरह भाग चला जाता है। यानी कि सभी संसार के सभी संख्याओं का जो गुणनखंड 1 होगा ही, ये चीज ध्यान रख लो, सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होता ही है। तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 का पहाड़ा भाग देंगे तो 12 कट जाता है, 2 छक्का 12, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से भाग नहीं जाता, 6 से, 6 के बाद देखिए यहाँ एक चीज़, ये 12 का आधा कितना है, 6 आ गया। कभी भी इस संख्या का आधा वाला संख्या गुणनखंड के रूप में आ गया तो आगे यही संख्या ही आता है, उसके बीच में और कोई संख्या नहीं आता, तो ये हो जाएगा सीधा 12। तो 12 का ये सब क्या हो गया, गुणनखंड। उसी को भाजक बोलते हैं, उसी को अपवर्तक बोलते हैं। ठीक, तो समझ आ गया यहाँ तक। तो 12 का इसको गुणनखंड भी बोल सकते हैं, कि 12 के अपवर्तक भी हैं या 12 के भाजक भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुणनखंड के बाद बीजी व्यंजक के गुणनखंड। मान लीजिए ये तो हो गया संख्या के रूप में। अब बीजी व्यंजक, लेकिन अगर बीजी व्यंजक हो जैसे 6a², तो ये क्या है, बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक क्यों बोलते हैं, अभी बताया मैंने, गुणांक और चरांक का गुणनफल के रूप में एक पद बना हो तो उसी को बीजी व्यंजक बोलते हैं। अब देखिए इस तरह का जब बीजी व्यंजक के पद हो तो उसका गुणनखंड कैसे निकालें, ये अब हमें जानना है। ठीक, तो क्या करेंगे, गुणांक 6 और चरांक a², इन दोनों का पहले निकाल लेंगे गुणनखंड। तो देखो 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3 और 6। एक a² का, एक सभी का गुणनखंड होता है a और a²। अब हमको इस बीजी व्यंजक का जो पद है 6a², इसका निकालना है। पहले चरांक, गुणांक का, फिर चरांक का, उसके बाद बीजी व्यंजक का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए a का गुणा 3, पहले क्या करेंगे, ये जितने भी गुणांक के गुणनखंड है उसको लिख दो। तो 1, 2, 3, 6 हो गया, ये लाइन लिख दिए। अब क्या करेंगे, a का गुणा ये तीनों से करो,
तो ए का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन चूंकि 1 लिख लिए हैं इसलिए डबल नहीं लिखेंगे, डबल किसी पद को नहीं लिखना है। ए का गुणा इससे करेंगे 1 आएगा तो नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों से ए के गुणा ए से होगा कितना आएगा, ए का गुणा ए स्क्वायर से तो कितना आएगा, ए स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब 2 का गुणा फिर तीनों से, तो 2 1 कम 2, लेकिन 2 1 कम 2 लिख चुके हैं इसलिए इससे गुणा नहीं करेंगे। तो बाकी से तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक, 3 का गुणा शुरू से नहीं करना है, एक पद को छोड़ के क्या हो गया, 3a और 3a स्क्वायर। ठीक, क्यों नहीं करना है, क्योंकि 3 1 कम 3 आएगा, हम 3 पहले से लिख दिए हैं। अब उसके बाद देखिए 6 का गुणा इससे नहीं करना है, 6 लिखा गया है तो ये हो जाएगा 6 का a 6a से 6a स्क्वायर हो गया। सभी पदों का नीचे में जो चरांक के गुणनखंड है उनसे गुणा कर करके लिखते जाना है। इस तरह हमें जो बीजी व्यंजक के गुणनखंड है वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कितने पद प्राप्त हुए, एक संबंध देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ मैं देखो बीजी व्यंजक के कुल पद कितने हो गए, 12 गुणनखंड। कितने गुणनखंड प्राप्त हुए, 12 गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए एक गुणांकों के कितने गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4 प्राप्त हुए हैं। और चरांकों के कितने गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 1 2 3। इनका गुणा करें कितना मिला, 12। तो देखो गुणांकों के गुणनफल गुणनखंड, गुणांकों के गुणनखंडों की संख्या और चरांकों के गुणनखंडों की संख्या, ये गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंड है इनकी संख्या। तो गुणांकों के गुणनखंडों की संख्या और चरांकों के गुणनखंडों की संख्या का जो गुणनफल आएगा उतना ही गुणनखंड वो जो बीजी व्यंजक बना है गुणांकों और चरांकों से उसके गुणनखंडों की संख्या होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब ध्यान में क्यों रखना है ये चीज़ जानो। मान लीजिए आप इस तरह लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखा हुआ है, अब इसका गुणनखंड निकालना है, इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड निकालना है। तो अगर आपको पता रहेगा कि 5 के कितने गुणनखंड हुए, 1 और 5, 1 स्क्वायर कितने हुए, 1 1 और 1 स्क्वायर। अब यहाँ आपको पता है कि गुणांक के 2 गुणनखंड हैं और चरांक के 3 गुणनखंड हैं, तो कुल मिला के 3 दूनी 6 ही गुणनखंड होंगे, उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो जब गुणनखंड लिखोगे इस ऐसे तो वहाँ पर क्या होगा, गिन के मिला सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर पहले गुणांक का गुणनखंड लिखेंगे, चरांक का कुल संख्या लिख लो, गुणा कर लो कितना आया, हाँ तो इतना ही आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा लिखे हो तो समझ जाओ एक आध गुणनखंड छूट गया है, जितना कम है उतना छूट गया है। तो ये जांच करने के लिए कि कितने गुणनखंड होंगे इस बीजी व्यंजक के, इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, गुणांक के गुणनखंडों की संख्या चरांक के गुणनखंडों की संख्या का आपस में गुणा कर देना। ठीक है, तो इस तरह हम बीजी व्यंजक के कुल कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे ये जान सकते हैं। चलिए, और तालिका के माध्यम से भी आप लोगों को पुस्तक में दिया है, देखना कक्षा 8वीं पुस्तक में, एक तालिका बनाकर भी हम किसी बीजी व्यंजक के जो पद हैं उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 12x स्क्वायर यानी 12x का घात 2, उसको बोलते 12x स्क्वायर का गुणनखंड लिखना है। तो कैसे करेंगे, एक तालिका बनाएंगे, यहाँ कोने में लिखेंगे गुणा का चिन्ह, फिर 12 के जितने भी गुणांक हैं, जैसे 1 से 2 से जाता है 3 4 6 और 12, तो उसके गुणांक को पहले वाले इस लाइन में लिखना है, 1 2 3 4 से 6 से 12 से। उसके बाद ये खड़ी लाइन में जो चरांक है, चरांक के जो गुणनखंड है उसको लिखना है। तो चरांक का गुणनखंड क्या होगा, 1 सभी के में जाता है, 1 फिर 1 का स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इतना लिख लेने के बाद इन दोनों का गुणा करके एक वाला लेंगे, जैसे 1 1 कम 1, फिर 1 का गुणा 2 से, 1 दूनी 2, 1 3 को 3, 1 चौक 4, 1 6 को 6, 1 12 12 हो गया। फिर 1 का गुणा करेंगे, फिर ऊपर वाले लाइन से ही, ये गुणांकों से ही, और उसको ठीक बगल में लिखते जाएंगे। 1 से गुणा, 1 का गुणा 1 से किए तो 1 के सीधा में 1 से 1 कम 1 का गुणा 2 से तो 2x, 1 से गुणा 3 से तो 3x, 1 का गुणा 4 से तो 4x, 1 का गुणा 6 से तो 6x, 1 का गुणा 12 से तो 12x। उसी तरह इसको भी फिर उन्हीं गुणांकों से करके उसी के सीधा में लिखते जाना है। इस तरह इसमें जितने भी पद एक बार लिखा गया है
उनको लिख लेना है। जैसे देखिए यहाँ मान लो मैं कहूँ 12x², किसको किसको लिखना है, तो पहले तो इसको लिख लो, जो गुणांक के गुणनखंड है उसको लिख लो। तो 1 2 3 4 6 12 ये लिख लिए। आप देखिए यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, तो किसी पद को डबल नहीं लिखना है। अब यहाँ देखें ये दोनों लाइन में सेम है। अब इस यहाँ से देखें x डबल है तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी देख लो कि क्या 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 लिखा है, 2x 3x 4x 6x और 12x हो गया। यहाँ देखिए इस लाइन में x² 2 बार है तो x² एक बार लिखाएगा, बाकी पद 2x², 3x², 4x², 6x² और 12x²। तो ये हो गए इतने इसके गुणांक, इसके क्या हो गए गुणनखंड।